राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप समस्त राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। देश भर में आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस दिन ऊर्जा के संरक्षण और बचत के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। इन कार्यक्रम में लोगों को एनर्जी के बेहतर इस्तेमाल के उपाय बताए जाते हैं। इसके साथ ही ऊर्जा के दुरुपयोग के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इस मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार, राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। बता दें कि भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा लागू किया गया था। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है और ऊर्जा का उपयोग कम करने के लिए नीतियों और रणनीतियों के विकास में मदद करता है। सबसे पहले मैं आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को, विशेषकर बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही अन्य सभी प्रतिभागियों की भी मैं सराहना करती हूँ। मैं सभी देशवासियों को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बधाई देती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे ऊर्जा संरक्षण के लिए अपना अधिक से अधिक योगदान दें। मुझे बताया गया है कि ऊर्जा संरक्षण से जुड़े राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता में लगभग 80,000 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की है। बच्चे जो चित्र बनाते हैं उनमें सच्चाई होती है। बच्चों को पुरस्कृत करने के साथ साथ उनसे हमें सीखना भी चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रदूषण से मुक्त पर्यावरण में सांस लेने, प्रगति करने और स्वस्थ जीवन बिताने की परिस्थितियां सुनिश्चित करना हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम सब जानते हैं कि महानगरों में प्रदूषण के कारण छोटे छोटे बच्चों को फेफड़े और सांस लेने से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साफ सुथरी हवा में सांस ले पाना एक न्यूनतम मानवाधिकार है। पर्यावरण की रक्षा से ही अनेक मानवाधिकारों की रक्षा संभव हो सकेगी। देवियों और स्वजनों, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों का सामना करने की संदर्भ में ऊर्जा संरक्षण वैश्विक प्राथमिकता भी है और हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता भी है। यद्यपि भारत द्वारा किया जा रहा है प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और जीएचजी एमिशन वर्ल्ड एवरेज के 1/3 से भी कम है, फिर भी एक जिम्मेदार देश के रूप में भारत पर्यावरण के क्षेत्र में अग्रणी योगदान दे रहे हैं, नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मानकों तथा पेरिस एग्रीमेंट के तहत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की अपनी कुछ प्रतिबद्धताओं को भारत ने नियत अवधि से पहले ही प्राप्त कर लिया है। उसके बाद हमारे देश में अपने लिए उच्चतर लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इसके लिए देश के नेतृत्व की और सभी देशवासियों की मैं हृदय से सराहना करती हूँ। ये उपलब्धियाँ नवीकरणीय ऊर्जा तथा नवीन ऊर्जा के क्षेत्र में चल रहे प्रयासों, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के सक्षम उत्पादन व उपयोग तथा ऊर्जा संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों के बल पर ही प्राप्त की जा सकी है। ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व स्तर पर भारत को गौरवशाली स्थिति प्रदान करने के सफल प्रयास के लिए केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जी, राज्य मंत्री कृष्णपाल जी तथा उनकी टीम के सदस्यों की मैं हार्दिक सराहना करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब वर्ष 2030 तक के लिए तय किए गए नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस को अवश्य पूरा करेंगे। आज के इस समारोह को मैं ऊर्जा संरक्षण के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण के आह्वान के रूप में देखती हूँ। हम सब एक संकल्प के लिए जो कुछ भी करेंगे वो सदैव प्रकृति के अनुकूल होगा। प्रकृति और प्रगति के संतुलन को बनाए रखने में ही मानव कल्याण निहित है। इस विचार के साथ पूरी मानवता आगे बढ़े, इसी मंगल कामना के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के 9 विभागों में नव नियुक्त 454 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार में लंबित रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने प्रत्येक विभाग में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का आज नियुक्ति पत्र वितरण और साथ साथ उन्मुखीकरण कार्यक्रम हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आपको विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि आज बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा तो जो आज जिनको मिला जा रहा उसमें 9 विभागों के लिए चयनित 554 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अब इसमें 134 है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आपूर्ति निरीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के ग्रामीण विकास पदाधिकारी 119, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के राजस्व पदाधिकारी 61, गृह विभाग के पुलिस उपाधीक्षक, कारा अधीक्षक, प्रोबेशन पदाधिकारी एवं जिला समादेष्टा 52, श्रम विभाग के नियोजन एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 44, परिवहन विभाग के अपर जिला परिवहन पदाधिकारी 30, वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त 9, गन्ना विभाग के ईख पदाधिकारी 3, निर्वाचन विभाग के अवर निर्वाचन पदाधिकारी 2। अब इतने लोगों को नियुक्ति पत्र किया गया है और सब बहुत अच्छा काम है। और जब आप लोगों को लोक सेवा आयोग ने आपको तय किया, आपने उसके लिए अपना एप्लीकेशन दिया था, सब कुछ किया था, उसके बाद उन्होंने जांच करके जो कुछ भी आप सब लोगों को सिलेक्ट किया है तो ये बड़ी खुशी की बात है। और अब बिहार लोक प्रकाशन और ग्रामीण विकास संस्थान बिपार्ड के माध्यम से अब प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो सब लोग प्रशिक्षण प्राप्त करिएगा और सारी चीज़ों को जानकारी ले लीजिएगा और उसके आधार पर फिर आपको जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पर अपना काम कीजिएगा। ये पूरा का पूरा मुझको पूरा भरोसा है। और अधिक आप समझ लीजिए कि जितने भी अब हम लोगों का, तो अभी तो आप लोगों की नियुक्ति हुई है, लेकिन अभी उप मुख्यमंत्री जी ने भी बताया है, अन्य लोगों ने भी बताया है कि भाई देखिए हम लोग तो और ज़्यादा तेज़ी से चाह रहे हैं कि और ज़्यादा नियुक्तियां हो। दिन हम लोगों का स्वतंत्रता दिवस था, गांधी मैदान में ही हमने कह दिया था कि 10 लाख लोगों की नियुक्ति और 10 लाख लोगों को रोजगार का अवसर और ज़्यादा हम लोग प्रदान कराएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। तो सब लोग अपना काम करें ताकि बिहार के विकास में सब लोगों का सहयोग मिले। अब बिहार लोक सेवा आयोग का तो एक अलग अधिकार है और वो तो आप जानते ही हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में बना है, राज्य में बना है, ये सब के लिए तो एक अलग है। लेकिन उसके अलावे हम लोगों ने तकनीकी कर्मियों के चयन के लिए तकनीकी सेवा आयोग का गठन किया गया है। पुलिस के सब इंस्पेक्टर के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और सिपाही के लिए केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का गठन किया गया। कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग का गठन। ये सब इतना हम लोग करवाए हैं जानबूझ करके ताकि तेजी से हो। मेघालय में भाजपा और मजबूत हो गई है। राज्य के 4 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा में शामिल होने वालों में एनपीपी की 2, टीएमसी का 1 और एक निर्दलीय विधायक शामिल है। चारों विधायकों ने दिल्ली स्थित भाजपा दफ्तर में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। फेरलिन संगमा, सैमुअल संगमा, बेनेडिक्ट माराग और एचएम शोंग पिलियांग बुधवार को भाजपा में शामिल हुए हैं। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, भाजपा नेता संबित पात्रा और अनिल बलूनी मौजूद रहे। और जो 4 महत्वपूर्ण लोग हमारे आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप श्री बेनेडिक्ट माराग जी, जो कि इस जो वर्तमान विधानसभा है इसके सदस्य हैं, और श्री हिमालय सेपलिंग जी, श्रीमती फरलिन संगमा जी, श्री सैमुअल संगमा जी, आप 4 लोग भारतीय जनता पार्टी को में शामिल हो रहे हैं। आप चारों लोग जो वर्तमान विधानसभा है
उसके सदस्य रहे हैं। और हम सबके लिए गर्व का विषय है कि नॉर्थ ईस्ट को जिस प्रकार से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आसाम हेमंत बिश्व शर्मा जी का गाइडेंस मिलता है, आज वो हमारे बीच में यहाँ मौजूद है और उनके गाइडेंस में एक बहुत महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग प्रोग्राम आज भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। और मैं हेमंत दा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का डेवलपमेंट आज भारतीय जनता पार्टी शासित नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों में हो रहा है, आसाम में हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मणिपुर में हो रहा है माननीय बीरेन जी के नेतृत्व में, आज त्रिपुरा में जिस प्रकार से मानिक शाह जी के नेतृत्व में डेवलपमेंट हो रहा है, और अरुणाचल प्रदेश में पेमा कांडू जी के नेतृत्व में मोदी जी के आशीर्वाद से जिस प्रकार का नेतृत्व हो रहा है, देयर इज अ कंपैरिजन अमॉन्ग्स्ट ऑल द स्टेट्स एंड दिस इज व्हाट मोदी जी ऑलवेज टेल्स कि ये जो कॉम्पिटिटिव कंपैरिजन है, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू प्रोपेल नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स द न्यू इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। मैं आप सब लोग को यही बताना चाहता हूं कि ये सारों बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर है, मौजूदा विधानसभा के विधायक है, और ये सारों का ज्वाइनिंग से हमारा पार्टी को बहुत बल मिलेगा। और जो चुनाव आ रहा है फरवरी महीना में, हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट करने में हमको बहुत ताकत मिलेगा। फरवरी 2023 में आने वाले कुछ ही महीनों में नॉर्थ ईस्ट में मेघालय प्रदेश का चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी के मेघालय संगठन के अध्यक्ष जी अर्नेस्ट माउरी जी के नेतृत्व में मेघालय की जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्णतः सक्रिय होकर सर्वव्यापी सर्वसमावेशी कैंपेन चला रहे हैं। घर घर तक को मोदी जी के विकास यात्रा से, मोदी जी के डेवलपमेंट के स्लोगन से जोड़ने का प्रयास बड़े तरह से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन मोदी फॉर डेवलपमेंट, बीजेपी फॉर मेघालय, इस स्लोगन के साथ भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन पूरे जोर शोर से चल रहा है। और आज हमारे लिए एक बहुत विशेष अवसर है कि मोदी जी के विजन फॉर नॉर्थ ईस्ट, जो मोदी जी की नॉर्थ ईस्ट को लेके करबद्धता है, कटिबद्धता है, जो मोदी जी लगातार नॉर्थ ईस्ट में विकास कार्यों का संचालन कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। उस विकास की यात्रा से जुड़ने के लिए मेघालय भी पूर्णतः तैयार है। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे अन्य मुद्दों पर। अब कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग, यूनिट ऑफ निर्मल्स। 7 दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। (1999) से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। ललित जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक अच्छी पुस्तिका हमेशा मैगजीन को वो निकालते आए हैं। उन्होंने हमेशा समाज की कुरीतियों को भी उठाया और समाज के अंदर विशेष कार्यों को भी उठाया है। मैं बधाई देता हूँ इसके सभी मालिक को और सभी लोगों को कि वो इस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाते रहें और सभी समाज को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार की जो मैगजीन्स होती हैं देश के आंखें खोलने का काम करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर एक पत्रिका है जो समाज और देश को जागरूक रखने का काम करती है। जो जगह राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में पिछले 23 वर्षों में मदर इंडिया मैगजीन ने बनाई है, वो उसका सर्कुलेशन मुझे लगता है आगे बढ़ेगा। लोगों के बीच एक अलग पहचान, जहां एक तरफ बड़ी बड़ी नेशनल लेवल की मैगजीन निकलती हैं, उनमें वो मुद्दे कवर नहीं हो पाते जो मदर इंडिया ने तरीके से कवर किए। मदर इंडिया मैगजीन की जो सबसे बड़ी पहचान दिल्ली में ये है
कि ये दिल्ली के मुद्दों को और जो मुद्दों को इस तरह से, क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, इसमें सभी नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे गौर करते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों के मुद्दों को, दिल्ली के लोगों की आवाज़ को मदर इंडिया सफलतापूर्वक 23 साल से चला रही है। और मैं ललित जी और पूरी टीम को अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी के तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये मैगजीन दिल्ली वालों को जिस तरह से जागृत कर रही है, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में पहचान बनाई है इस मैगजीन ने, ये आगे जाए, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। देखिए, मदर इंडिया जो मैगजीन, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जितनी समस्याएं हैं उसको उजागर करेंगे और दिल्ली की जनता को सही राह पे ले जाएंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप समस्त राष्ट्रवासियों का स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया और मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का स्वीकृति पत्र हितग्राहियों को भेंट कर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है। अपना खरगोन सच में अद्भुत शहर है। हम अपनी जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं, इसलिए हमने तय किया है कि जनता सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाएगी। अधिकारी और कर्मचारी हर पंचायत में शिविर लगाकर जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। आज कार्यक्रम खरगोन में है, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि आज 15 लाख से ज्यादा मेरे गरीब भाई बहन अलग अलग योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए स्वीकृति पत्र प्राप्त करेंगे और उनकी जिंदगी में नया सवेरा होगा। अलग अलग योजनाओं के अनेकों हितग्राही आज अपनी जिंदगी बदली हुई पाएंगे। बहनों, भाइयों और भांजे और भांजियों, चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार खरगोन आया हूं। खरगोन की जनता को शीश झुका के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। खरगोन आया भले ही नहीं, लेकिन खरगोन की चिंता जरूर करता रहा। खरगोन वालों, जब यहां अप्रिय स्थिति पैदा हुई थी और शहर को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास किया गया था, तब भी लगातार मैं खरगोन की जनता से जुड़ा हुआ था। और आज मैं फिर कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर दंगे, फसाद और गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर चलने नहीं दी जाएगी। निमाड़ का गौरव है खरगोन। और इसलिए आज दूसरी बात मैं खरगोन के बहनों भाइयों से, वैसे पूरे इंदौर संभाग से मैं ये कहना चाहता हूं कि न खरगोन के विकास में कोई कमी छोड़ूंगा और न इंदौर संभाग के विकास में, निमाड़ के विकास में, मालवा के विकास में कोई कमी छोड़ूंगा। मैं इतना जरूर आज कहना चाहता हूं कि यहां पर शांति बनी रहे खरगोन में और गड़बड़ किसी भी कीमत पर ना हो। इसलिए खरगोन में एक विशेष सशस्त्र बल की तैनाती यहां पे की जाएगी। बहनों और भाइयों, गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। उनको अपमान करने वाले बचेंगे नहीं और ऐसे गड़बड़ करने वालों पे बुलडोजर भी चलेगा। आज मैं बधाई देना चाहता हूं इंदौर संभाग के 15 लाख से ज्यादा बहनों और भाइयों को और खरगोन के जिले के लगभग 2.25 लाख हमारे वो भाई बहन जिनका नाम आज अलग अलग योजनाओं में जुड़ा है। कमल अभी बता रहे थे, मैं वो बात फिर दोहराना चाहता हूं। हमारी जनता कई बार छोटे छोटे कामों के लिए परेशान होती है, दफ्तरों के चक्कर लगाती है और कई बार चक्कर लगाने के बाद भी काम में कठिनाई होती है। और इसलिए इस बार हमने तय किया, ये जनता का राज है, लोकतंत्र, और इसलिए जनता क्यों चक्कर लगाए। लोकतंत्र में जनता असली मालिक है। मैं हमेशा कहता हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान। ये आपकी जिंदगी बदलने का प्रयास है। ऐसे जिनके जाति पत्र प्रमाण पत्र नहीं बन रहे थे,
उनके जाति प्रमाण पत्र बने। नक्शे का शुद्धिकरण, एक शब्द इधर से उधर अगर हो गया तो घूम रहा है बेचारा, कई दिनों तक भटक रहा है। नक्शे का शुद्धिकरण करने का काम भी किया गया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से हर दिन नए लोगों के जुड़ने की खबर आती है। कभी किसी फिल्मी कलाकार तो कभी किसी खिलाड़ी के साथ राहुल गांधी कदम ताल करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन बुधवार सुबह उनकी यात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी की यात्रा फिलहाल राजस्थान से होकर गुजर रही है। यात्रा का आज राजस्थान में 10वां दिन है। इसी को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि राहुल गांधी की पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से भारतीय अर्थव्यवस्था, निर्यात बढ़ाने, आर्थिक स्थिति और अन्य मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। आज 98वां दिन है और आज राहुल जी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी चले। 10 किलोमीटर चले राहुल जी के साथ और काफी लंबी बातचीत हुई दोनों के बीच में अर्थव्यवस्था के बारे में, और जो आर्थिक स्थिति है आज मौजूदा आर्थिक स्थिति, उस पर काफी लंबी चर्चा हुई। जीएसटी को लेकर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और कैसे बढ़ाया जाए, निर्यात कैसे बढ़ाया जाए, डॉलर और रुपये के बीच में जो वैल्यू है वो क्या दर्शाता है, और क्या आर्थिक स्थिति इतना मजबूत है जितना कि वित्त मंत्री दावा करती है संसद में, उसको लेकर काफी लंबी चर्चा हुई। राजस्थान सरकार ने जो मॉडल तैयार किया है राजस्थान में, मोदी जी का मॉडल क्या था, वो तो चुनाव जीतना अलग बात है। अगर आप गुजरात जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो मॉडल कुछ मॉडल था ही नहीं। पर हमारा जो मॉडल है, मैं आप सबको आग्रह करूंगा जिसमें आपकी रुचि हो, आप मुझसे मिलिएगा अलग से। मैं आपको पूरी तरह जो फैसले हमने किए 4 साल में, वो फैसले ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं हैं। अधिकांश फैसले हमारे लोकतंत्र के आधार पर जो नीति है, जो कार्यक्रम, जो सिद्धांत होते हैं, उसके आधार पर राजनीति करना दूसरी बात जो होनी चाहिए देश के अंदर। और राहुल गांधी जी के यही चाहते हैं कि लोकतंत्र में प्रिंसिपल, पॉलिसी, प्रोग्राम आधार बनाओ, संविधान की रक्षा करो और राजनीति करो। उसमें नॉन वायलेंस भी आता है, सबको समान अधिकार भी आता है। एक एक शब्द की व्याख्या वो करते कई बार मीटिंगों के अंदर, इतनी जानकारी वो रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि देश चलता है संविधान पर और लोकतंत्र उसका एक बहुत बड़ा उसके भावना है, भाव है, उसी में चलना चाहिए, तब हम लोग सब सुरक्षित रहेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 में विजेता रहे केशवपुरम जोन के निगम पार्षद योगेश वर्मा की जीत के बाद क्षेत्र में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जहां पर पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, भाजपा नेता राजकुमार भाटिया, विजय गोयल, विजेंद्र गुप्ता और निगम पार्षद रेखा गुप्ता सहित सभी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने योगेश वर्मा का अभिनंदन किया। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन के जन्मदिन का भी केक काटा गया। आपको सबको, कार्यकर्ताओं को मैं तो केवल बधाई देने के लिए आया था, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये जीत ना तो योगेश वर्मा की जीत है, ना ये डॉक्टर हर्षवर्धन की जीत है, ना ये राजकुमार भाटिया की या केशवपुरम जिले की जीत है। ये जीत का 100% श्रेय आप सब कार्यकर्ता भाइयों बहनों और जितने बुजुर्ग यहाँ हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, पार्षद मैं नहीं बना, मेरे सभी कार्यकर्ता बने हैं। मैंने पिछले 5 वर्ष भी इन्हीं कार्यकर्ताओं के आधार पर क्षेत्र के अंदर काम किया और कार्यकर्ताओं पर विश्वास किया। और आज भी अगर ये जीत है तो ये मेरे कार्यकर्ताओं की जीत है, मोदी जी की नीतियों की जीत है, देश के अंदर जो एक अच्छा शासन आ रहा है उन सब की जीत है। तो इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया है कि आप सभी लोगों का जो आपने मेहनत की, उस मेहनत के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति को, परिवार को जश्न भी मनाना चाहिए। आज जश्न मनाएंगे, हम आपस में बैठेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, खाना खाएंगे, गप्पे मारेंगे। योगेश वर्मा जी बहुत अच्छे इंसान है, मैंने मंच पे से कहा है, कर्मठ हैं, काम करते हैं, वो और आगे बढ़ें, ऐसी हमारी इच्छा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं योगेश जी को, उन्होंने भारी मतों से विजय प्राप्त की है और वो इसी तरह लोगों की सेवा करते रहे, लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरते रहे। आज हम सब उनको बधाई देने आए। धन्यवाद। योगेश जी एक बहुत ही
अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने उनको बहुत ढेर सारा प्यार और सम्मान दिया है और वो वोटों के रूप में तब्दील होकर उनकी जीत का कारण बना। मैं ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ योगेश भाई को, वो जीवन पथ पे यूं ही आगे बढ़ते रहें और जनता की सेवा करते रहें। केशवपुरम अशोक विहार वजीरपुर की जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया है। कार्यकर्ताओं की वजह से, संगठन की वजह से हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। मेरा नाम रमनलाल गोयल है और हमें बड़ी खुशी की बात है कि दोबारा से जो इलेक्ट होके आए हैं और बड़े ही मतलब अच्छे स्वभाव के हैं। उम्मीद है कि आगे भी हमारी ऐसी हेल्प होती रहेगी है, ये हमसे उम्मीद करते हैं। आज का दिन जो है इस केशवपुरम के लिए ये विजय दिवस है। काम देखती है जनता, तो जनता के सामने जो उन्होंने काम किए, जो उनकी आउटपुट रही, उसने इनको विजय दिलवाई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली आ रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी और कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोयल के नेतृत्व में आज दिल्ली प्रदेश कार्यालय में बैठक की गई। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, जिला अध्यक्ष, जिला कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक अध्यक्ष, फ्रंटल एवं सेल डिपार्टमेंट के लोग मौजूद रहे। आज दिल्ली कांग्रेस कमेटी की ओर से राहुल गांधी जी की यात्रा, जो कि 24 तारीख को दिल्ली में हरियाणा बॉर्डर से प्रवेश कर रही है, उसके लिए हमारी मीटिंग थी। मुझे बहुत खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि देश की जनता ने प्यार, समर्थन और आशीर्वाद राहुल गांधी जी की यात्रा को ज़बरदस्त दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि कोई नेशनल लीडर 155 दिन 3500 किलोमीटर की यात्रा पैदल कर रहे हैं। दिल्ली के कार्यकर्ताओं में हमारे जोश हैं। आज हमारी लगातार 3 मीटिंगें हमने रखी हैं अलग अलग कैटेगरी के हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ, और दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली दिलवालों की मानी जाती है, मैं दिल्ली के सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं आपके ज़रिए कि आइए राहुल गांधी जी की यात्रा का हिस्सा बनिए, जुड़िए हमारे साथ। 24 तारीख पूरा एक लंबा पैच पैदल चलने का प्रोग्राम है। बदलपुर बॉर्डर से हरियाणा से यात्रा एंटर होगी और हम राजघाट तक जाएंगे। आपको डिटेल पूरा रूट साझा किया जाएगा और रास्ते में बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। मैं सभी दिल्ली वालों को भी विनती करता हूं कि आइए और इस यात्रा में जुड़िए। लास्ट असेंबली के कंपैरिजन में देखें तो एक ही पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है और वो कांग्रेस पार्टी का बढ़ा है। तो मुझे वापसी जो कर रहे हैं हमारे दिल्ली के मतदाता कांग्रेस की ओर, उनका मैं धन्यवाद करता हूं और सभी से अनुरोध करता हूं कि आइए और इस यात्रा में जुड़िए। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। दिल्ली के द्वारका में एक लड़के ने स्कूली छात्रा पर किया एसिड अटैक। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। लड़की को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम केजरीवाल बोले, इस तरह के हमले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह हुआ बड़ा सड़क हादसा। स्लीपर बस और डीसीएम की टक्कर के बाद बस खाई में गिरी। एक बच्चे समेत 6 यात्रियों की मौत और 21 लोग हुए घायल। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर डीजीपी ने दिया बड़ा बयान। कहा, आतंकवाद अपने अंतिम चरण में, अब बस 23 आतंकवादी बचे हैं। डीजीपी ने कहा, इस साल 56 विदेशी आतंकवादी मारे गए। गुवाहाटी में बुधवार सुबह एक एम्बुलेंस में 14 करोड़ से ज्यादा मादक पदार्थ जब्त किए गए। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। 24 घंटे के अंदर सुधरे दिल्ली एयरपोर्ट के हालात। बढ़ती शिकायतों के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था औचक निरीक्षण। अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद सुधरे हालात। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर खुली पोल। जहरीली शराब से 18 की मौत, 5 की हालत गंभीर। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने ली मंत्री पद की शपथ। फैमिली पॉलिटिक्स के आरोपों पर उदयनिधि ने कहा कि वे अपने काम के माध्यम से पारिवारिक राजनीति की आलोचना का जवाब देंगे। कांग्रेस पार्टी के विधायक विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा के आरोप लगाए, साथ ही ससुराल वालों के खिलाफ भी वारंट जारी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना के साथ झड़प को लेकर सरकार के बयान पर असंतोष जाहिर किया। कहा, बगैर स्पष्टीकरण के छोटा सा बयान देना अलोकतांत्रिक है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को ईडी ने बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद के जिला जज की अदालत में पेश किया। इस मामले में ईडी को मुख्तार अंसारी की 10 दिन की कस्टडी रिमांड मिली। हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम